पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि मोस्टली सभी पेपर्स में आता है, पूछा जाता है, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ग्राफ बना लीजिए मेरे साथ। एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस लिया गया है जिसको हम V से शो करते हैं, y एक्सिस पर करंट लिया गया है जिसको हम I से शो करते हैं, और यहाँ पर 3 सैंपल्स दिए गए हैं नाइक्रोम वायर के जिनके अलग अलग रेजिस्टेंसेज आ रहे हैं, अलग अलग ग्राफ आ रहे हैं लाइक दिस। इसका नाम है R1, R2, R3। ओके, तो एक VI ग्राफ दिया गया है। VI ग्राफ हम बनाते हैं ना ओम्स लॉ के लिए, VI ग्राफ वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ, जिसमें x एक्सिस पर इन्होंने वोल्टेज दिया है और y एक्सिस पर इन्होंने करंट लिया है, और 3 अलग अलग सैंपल्स के रेजिस्टेंसेस के ग्राफ बने हैं। एक का नाम R1, एक का नाम R2 और एक का नाम R3। ये MCQ की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। जो ऑप्शंस आपको गिवन है वो ऑप्शंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप भी लिखेंगे। पहला ऑप्शन है R1, R2, R3 तीनों इक्वल है क्या? दूसरा ऑप्शन है R1 R2 से बड़ा है और R2 R3 से बड़ा है। थर्ड ऑप्शन है R3 ग्रेटर देन R2, R2 ग्रेटर देन R2। फोर्थ ऑप्शन है R2 ग्रेटर देन R3, R3 ग्रेटर देन R2। These are the options। क्या कोई बता सकता है खुद से कैसे होगा इस तरह का क्वेश्चन? चलो देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको खुद से एक चीज़ को फिक्स करना पड़ता है। पेन रोक कर देखना क्योंकि ये समझने वाला है, इसमें नोट करने जैसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा इसका। मैं इस एक्सिस पर किसको फिक्स कर रहा हूँ? वोल्टेज को। y एक्सिस पर वोल्टेज को फिक्स कर रहा हूँ और खुद से एक सीधी लाइन बना लाइक दिस। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। मैं किसी एक को फिक्स कर रहा हूँ, या तो मैं करंट को फिक्स करूँगा या मैं वोल्टेज को फिक्स करूँगा। नॉर्मली मैं x एक्सिस पर जो होता है उसको फिक्स कर देता हूँ, तो मैंने वोल्टेज को फिलहाल क्या कर दिया? फिक्स। यहाँ पर एट रैंडम कहीं से भी खुद से। ओके, उसके बाद इसके लिए करंट जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर है, इसके लिए जो करंट है उसकी वैल्यू यहाँ पर है, इसके लिए करंट जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर है। मैं इसको बोल रहा हूँ I1 क्योंकि ये R1 के लिए, R2 के लिए जो करंट है उसको क्या बोल रहा हूँ? I2। R3 के लिए जो करंट है उसको क्या बोल रहा हूँ? I3। क्लियर हो रहा है सभी को? तो R1 के लिए जो करंट है उसकी वैल्यू क्या मानी मैंने? I1। R2 के लिए I2, R3 के लिए I3। पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए फिक्स है, मान लेते हैं V। ओके, तो सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस से एक सीधी लाइन खींची। करंट की वैल्यू सबके लिए अलग अलग है। अब हमें पता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है और करंट अलग अलग है तो रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी सर्किट में करंट ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? रुकावट। अगर किसी सर्किट में करंट ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें रुकावट कम होगी। अगर किसी सर्किट में करंट कम फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब उस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा। इन दोनों के बीच में कैसी रिलेशन होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होती है। ये हम कैसे बता सकते हैं? हमें पता है ओम्स लॉ के हिसाब से वीर वाला फॉर्मूला जो पढ़ा था हमने, ये कौन से लॉ से आता है? ओम्स लॉ से। अगर मुझे यहाँ से R निकालना हो तो R कितना हो जाएगा? V/I। R क्या होता है यहाँ पर? V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। I क्या होता है? करंट। ये सारी चीजें हमें पता है। अब आप कह रहे हो कि वोल्टेज को आपने फिक्स कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को आपने क्या कर दिया? फिक्स। इसके लिए भी यही है V, इसके लिए भी V है और इसके लिए भी क्या है? V। तो अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स कर दिया है तो रेजिस्टेंस और करंट में रिलेशनशिप बचेगी जो कि कौन सी रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन सी रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। इसका मतलब अगर आप किसी सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, किसी सर्किट में रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है इसका मतलब रेजिस्टेंस सर्किट का कम।
ये कैसी रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। कैसी रिलेशन कहलाती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। ये चीज़ ध्यान रखोगे इस चीज़ का। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है, ग्राफ देखो और बताओ I1, I2, I3 कौन सबसे ज़्यादा है? कौन कौन कह रहा है I1? ग्राफ में ऊपर आ रहा है तो वो ज़्यादा होगा, फिर I2 उससे कम और I3 है ना। तो I1 I2 से ज़्यादा है, I2 I3 से ज़्यादा है। एग्री कर रहे हो इस बात से? I1 I2 से ज़्यादा है, I2 I3 से ज़्यादा है। ग्राफ में देख रहे हैं कौन ऊपर आ रहा है, जो ऊपर आ रहा है वो ज़्यादा, जो नीचे आ रहा है वो कम। ग्राफ में ऐसे ही तो जाते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ता चले जाता है वैल्यूज, तो ये ज़्यादा, ये उससे कम और ये सबसे कम। अब करंट का और रेजिस्टेंस का उल्टा रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर I1 ज़्यादा है तो इसका मतलब R1 क्या होगा? कम होगा R2 से, और R2 किससे कम होगा? R3 से। उल्टा हो जाएगा जस्ट, I1 अगर ज़्यादा है तो R1 क्या हो जाएगा? कम। I2 अगर I3 से ज़्यादा है तो R2 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अपनी बात को ध्यान से समझना। आपके पास तीन अलग अलग लाइंस थी ग्राफ की, इसका R1 का, इसका R2 का, इसका R3 का, मतलब तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। आपको बताना था किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो आपने क्या करा, खुद से, कृष्णा शर्मा ध्यान, खुद से पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया, वैल्यू उसकी फिक्स कर दी। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस आपने फिक्स किया, एक सीधी लाइन खींची, पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स कर दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है लेकिन करंट तो फिक्स नहीं है। इसके लिए जब देखा तो करंट की वैल्यू I1, इसके लिए देखा तो करंट की वैल्यू I2, इसके लिए देखा तो करंट की वैल्यू I3। फिर हमने ग्राफ में देखा कि भाई I1 ऊपर आ रहा है तो I1 ज़्यादा है, फिर I2 है और फिर I3। तो I1 इज ग्रेटर देन I2, I2 इज ग्रेटर देन I3। यहाँ तक किस किसको समझ आ रहा है? ये तो ग्राफ के हेल्प से बता रहे हैं। अब क्योंकि I1, I2, I3 में रिलेशन हमें पता चल गई है तो हम रेजिस्टेंस में भी रिलेशन बता सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर I1 ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। तो इसलिए R1 क्या होगा? कम। तो अगर I2, I3 से ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। तो R2, R3 से भी कम होगा। तो इस तरह से मैंने साइन पलट दिए। अगर I1, I2, I3 से ज़्यादा था तो R1, R2, R3 से कम हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जस्ट क्यों? क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस में कैसी रिलेशन होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। तो I1, I2, I3 में क्या रिलेशनशिप है? ये तो ग्राफ से पता चल गई कि I1 ज़्यादा है, I2 कम है, I3 उससे भी कम है। तो रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। I1 किसके लिए करंट था? R1 के लिए। I2 किसके लिए करंट था? R2 के लिए। I3 किसके लिए करंट था? R3 के लिए। तो उसका जस्ट उल्टा हो गया। तो I1 अगर ज़्यादा है I2 से और I2 अगर ज़्यादा है I3 से तो रेजिस्टेंस में उसका उल्टा जाएगा, R1 कम हो जाएगा R2 से, R2 कम हो जाएगा R3 से। अब किस से समझ आ रही है बात? देखो बताओ ऑप्शन में कौन सा ठीक है? फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि उसमें तो तीनों इक्वल दिखा दी, तीनों इक्वल तो वैसे भी नहीं है, तो फिर तो तीनों का एक ही लाइन आती, यहाँ तीन अलग अलग लाइन आती। सेकंड में कहा गया है R1 ज़्यादा है, R2 ज़्यादा है R3 से, और हमारा उल्टा आ रहा है, R1 सबसे कम आ रहा है, R2 उससे कम है, R1 सबसे कम है, फिर R2 है और फिर R3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? थर्ड वाला, कि R3 सबसे ज़्यादा है, हमारा भी R3 सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम R2 और फिर सबसे कम। फोर्थ वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक आया? सेकंड क्वेश्चन इसके जैसे ही ले रहे हैं, ग्राफ की मैंने इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस? उसमें x एक्सिस पर v था, इसमें क्या है? उसमें y एक्सिस पर I था, इसमें क्या है? एक तो डिफरेंस ये है, और दूसरा उसमें R1, R2, R3 सीक्वेंस में लिखे हुए थे, इसमें RA के बाद RC आ गया और फिर RB आ गया। तो ऐसे वो कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे दे सकते हैं। ओके, अब क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले जो x एक्सिस पर है उसको कोई फिक्स वैल्यू आप वो लेट कर लेते हो, ओके, और सीधी लाइन खींच देते हो उस फिक्स वैल्यू से, लाइक दिस। अब जहाँ पर ये सीधी लाइन इन RA, RB और RC को मीट कर रही है, वहाँ से आप सीधी सीधी लाइंस बनाते हो y एक्सिस की तरफ, ताकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल सके। ये लाइंस खींचना किस किस को आ गया? कैसे हम लाइंस बना रहे हैं?
इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये y एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम भी पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखेंगे। ये RA के लिए है तो इसको VA लिखेंगे, ये RC के लिए है तो इसको VC लिखेंगे, ये RB के लिए है तो इसको VB लिखेंगे। तीनों को अलग अलग लिखेंगे, हाथ के हाथ बनाते जाओ अपने पास नोटबुक में। क्लियर है? अब फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR बाय ओम्स लॉ, ये हमें पता है। अगर मुझे यहाँ से R निकालना है तो R होता है V अपॉन। आपने इसको फिक्स किया था ना बेटा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया ध्यान देना, इसको फिक्स किया था ना, करंट को फिक्स किया था, करंट से सीधी लाइन खींची थी। तो अगर करंट की वैल्यू यहाँ पर 5 है, लेट्स सपोज 5 एम्पियर है, तो इसके लिए भी 5 एम्पियर है, इसके लिए भी 5 एम्पियर है, और इसके लिए भी क्या है 5 एम्पियर। तो करंट क्या है कांस्टेंट। कौन चेंज हो रहा है? पोटेंशियल। इसके लिए VA, इसके लिए VC और इसके लिए VB। तो इन दिस पर्टिकुलर केस कौन कांस्टेंट है? करंट कांस्टेंट है। और कौन चेंज हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखना जरा बोर्ड पर, करंट तो क्या हो रहा है? कांस्टेंट है। कौन चेंज हो रहा है? वोल्टेज। तो कांस्टेंट को हटा देते हैं। रेजिस्टेंस और वोल्टेज में कैसी रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। वोल्टेज बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, वोल्टेज कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वोल्टेज बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वोल्टेज कम करने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कब? अगर करंट क्या है? कांस्टेंट। अगर करंट क्या है? कांस्टेंट। तो अब ग्राफ की हेल्प से आपको क्या पता चल रहा है? कौन सा वोल्टेज सबसे ज़्यादा है? VA सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम है VC, फिर सबसे कम है VA, VC, VB। अब पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस में कैसी रिलेशन आई थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आई थी, क्योंकि सामने सामने लिखे हुए हैं। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा। तो इसका रेजिस्टेंस RA RC से ज़्यादा होगा और RC RB से ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में आई है, तो साइन सबका चेंज हो जाता, लेकिन इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनलशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। तो अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? RA इज ग्रेटर देन RC, RC इज ग्रेटर देन RB। किसको समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है टॉपिक? कोई डाउट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? तो पूछें। एग्जाम्पलर में ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी कराया था, ये वाला मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए अपनी तरफ से बताया। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? क्लियर है? लेकिन इस तरह के ग्राफ के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बोर्ड में भी कई बार पूछा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। If a person has 5 resistors, if a person has 5 resistors, each of value 1/5 ohm, each of value 1/5 ohm, comma, then the maximum resistance he can obtain, by connecting them is first part 1 ohm, second part 5 ohm, third part 10 ohm, fourth part 25 ohm। 1 ohm, 5 ohm, 10 ohm, 25 ohm। आपके पास जो रजिस्टर गिवन है उनकी वैल्यू कितनी है? 1/5 ohm ईच। हर एक की वैल्यू कितनी है? 1/5 ohm। अब वो आपसे मैक्सिमम चाह रहा है या मिनिमम चाह रहा है? जब वो मैक्सिमम चाह रहा है तो सीरीज में कनेक्ट करोगे या पैरेलल में? ये मैंने आपको पहले भी बताया, क्वेश्चन करवाया भी है कि जब कभी भी आपसे मैक्सिमम पूछता है तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और मिनिमम पूछता है तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ऊपर मार्जिन में लिख लो दोबारा से याद रखने के लिए। मैक्सिमम रेजिस्टेंस विल बी देयर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, maximum resistance will be there in series combination, and minimum resistance will be there in
मिनिमम रेजिस्टेंस विल बी देयर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसमें आएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में. और मिनिमम रेजिस्टेंस किसमें आएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन. कोई दिक्कत परेशानी है इसमें? सभी को क्लियर है? अब वो क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम पूछ रहा है मिनिमम, तो मैक्सिमम के लिए सीरीज में जोड़ोगे या सीरीज में जोड़ेंगे. कितने हैं ऐसे रेजिस्टर्स? 5. तो 5 के 5 को सीरीज में जोड़ देंगे इस तरह से. R1, R2, R3, R4, R5. ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होता है सीरीज में? सबका सम कर देते थे. R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5. 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5. लास्ट टाइम एक क्वेश्चन कराया था जिसमें बार बार कोई चीज़ प्लस होती है तो उसको क्या कर दिया करो? सीधा मल्टीप्लाई. रिपीटेड एडिशन को ही क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं. 1/5 कितनी बार आ रहा है? 5 टाइम्स आ रहा है. तो प्लस करने की बजाय सीधा सीधा इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो. रिपीटेड एडिशन को ही क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं. तो 1/5 5 टाइम्स आ रहा है तो 5 टाइम्स उसे प्लस नहीं करूँगा, सीधा 5 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई. 5 से 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 1 ओम. तो 1 ओम इज द फाइनल आंसर. यहाँ पर आपको समझ आया कि आपने कैसे कनेक्ट किया. सीरीज में कनेक्ट करना है, ये कैसे पता चला? क्योंकि उसने कहा था मैक्सिमम. अगर वो कहता मिनिमम तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. ठीक है. उसके बाद क्योंकि आपको इन सबको 5 टाइम्स प्लस करना था सेम चीज को, तो आपने सीधा सीधा 5 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई. और सॉल्व करके कितना आ गया? 1. ये किस किस को समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. सीरीज और पैरेलल में, सीरीज में कौन सेम रहता है और कौन चेंज हो जाता है? सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज चेंज हो जाती है. पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और करंट चेंज हो जाता है. तो देखो इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू आता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है. लिखो अपने पास क्वेश्चन. 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ohm and 4 ohm. 2 resistors of resistances 2 ohm and 4 ohm when connected with a battery will have 2 resistors of resistances 2 ohm and 4 ohm when connected with a battery will have, first part, same current flowing through them when connected in parallel. Same current flowing through them when connected in parallel. B part, same current flowing through them when connected in series. Same current flowing through them when connected in series. C part, same potential difference across them. Same potential difference across them when connected in series. Same potential difference across them when connected in series. D part, different potential differences when connected in parallel. Different potential differences when connected in parallel. बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? पहले तो ये बताओ ये न्यूमेरिकल है या थ्योरेटिकल क्वेश्चन? इसमें फिर वैल्यूज भी दे रखी हैं, कंफ्यूज करने के लिए दे रखी हैं. आधे से ज़्यादा बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देंगे जस्ट बिकॉज कि ये न्यूमेरिकल है ही नहीं. ये तो कैसा क्वेश्चन है? थ्योरेटिकल. बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? कौन कौन कह रहा है बी ऑप्शन इज करेक्ट विद रीजन? बताओ स्वानी. सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम. तो बी ऑप्शन में ये लिखा है कि सीरीज में करंट क्या रहेगा? सेम. सीरीज में क्या डिफरेंट हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस. उसने कहीं इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया. फिर पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस. लास्ट वाले में उसने पैरेलल में जोड़ा तो था लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बता दिया? डिफरेंट. तो ये ऑप्शन गलत हो गया. पैरेलल में कौन सेम नहीं रहता? करंट सेम नहीं रहता. और उसने क्या लिख दिया ए ऑप्शन में कि ये क्या रहेगा? करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा. ये ऑप्शन क्या लिखा था आपने? सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल ही लिखा था ना. ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है? बी ऑप्शन इज करेक्ट.
लिख लो बी ऑप्शन इज करेक्ट और फिर लिखो इंपॉर्टेंट नोट, हेडिंग बनाओ इंपॉर्टेंट नोट और इंपॉर्टेंट नोट में लिखो बच्चों current remains same in series combination, current remains same in series combination while potential difference do not remain same in series combination, potential difference do not remain same in series combination. ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता। फिर से लिखो नेक्स्ट लाइन में पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड करंट विल नॉट रिमेन सेम in parallel combination. Current will not remain same in parallel combination. Okay? ध्यान रखना है, सीरीज में कौन सेम रहेगा? करंट। और कौन सेम नहीं रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट सेम नहीं रहता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आज के लिए कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ। देखो क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कंसिडर द फॉलोइंग केस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये बना लीजिए अपने पास में साथ साथ, क्वेश्चन का ही पार्ट है। समझे सारे रिक्वेस्ट में? द कॉम्बिनेशन हैविंग, पहले लिख लो, ये बोर्ड पर ही है, मैं रब नहीं कर रहा हूँ। द कॉम्बिनेशन हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द कॉम्बिनेशन हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm, द कॉम्बिनेशन हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm आर ए पार्ट, जो ए ऑप्शन है उसमें है फर्स्ट एंड फोर्थ, बी पार्ट ओनली फोर्थ, सी पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, डी पार्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यानी कि आपके पास 4 कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं सीरीज में, पैरेलल में, कुछ आपस में कनेक्टेड हैं और आपको बताना है किस किस को सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ohm आएगा, किस किस सर्किट को सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 1 ohm। तो आपको अलग अलग सभी पार्ट्स को सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि ये MCQ में आए, ये आपका 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में भी आ सकता है एज इट क्वेश्चन। तो आपके पास 4 सर्किट अलग अलग सॉल्व करवा रहा है वो आपसे और फिर पूछ रहा है बताओ किस किस में आंसर आएगा, कितना कितना चाहिए आंसर 1 ohm, क्वेश्चन में पूछा है 1 ohm। तो देखो फर्स्ट पार्ट का तो सीधा सीधा 1 ohm आएगा ही आएगा,
इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं और उनकी वैल्यू सेम है, ट्रिक याद करो क्या थी, दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं और उनकी वैल्यू सेम है तो सीधा सीधा ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है उसका हाफ। तो 2 का हाफ कितना होता है, 2 का हाफ कितना होता है 1 होता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ना आकर वैसे नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो मुझे सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। पैरेलल में जुड़े हुए हैं दोनों, पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या था, 1/RP = 1/R1 + 1/R2। इस बात से कौन कौन एग्री कर रहा है कि ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं? यानी कि इतना सबने क्लास अटेंड की हुई है और सबको पता है कि पैरेलल में कैसे जुड़े होते हैं और सीरीज में कैसे जुड़े होते हैं। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालते हैं 1/RP = 1/2 + 1/2। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यही कर रहा हूँ, आपके पास स्पेस ठीक ठाक है तो आप फर्स्ट पार्ट डालकर सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से। That is 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके 1 ओम ही आ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट तो मेरा चल जाता है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी तीनों पैरेलल ही जुड़े हुए हैं और पैरेलल में सॉल्व करने के लिए 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R। इसको सॉल्व करके ये भी कितना आ रहा है 1। तो अभी तक 2 आ चुके हैं मेरे पास, फर्स्ट भी आ चुका और सेकंड भी आ चुका है। अब थर्ड वाले को सॉल्व करना। थर्ड वाले को सॉल्व करने के लिए मैं ब्लू कलर का यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान देना जरा 1 सेकंड के लिए बोर्ड पर, 1 मिनट के लिए दे देना। चलो 1 सेकंड। 2 और 4 कैसे हैं आपस में, कौन कौन कह रहा है सीरीज, सीरीज में तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 और 4 सीरीज में इनका भी क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 6 हो जाएगा और ये कितना रहेगा 7। अगर मैं 6 और 7 को पैरेलल में सॉल्व करूंगा, कोई चांस है कि आंसर सॉल्व करके बना जाए? ये तो आपस में ना कट रहे हैं, ना कोई कॉमन फैक्टर है, कुछ भी नहीं है। 6 अलग नंबर है, 7 बिल्कुल अलग नंबर है, तो बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं कि सॉल्व करके कितना है 1। तो इसमें 1 नहीं आएगा, चाहे तो करके देख लेते हैं। 42 आएगा इनका एलसीएम, 7 + 6 15/4 नहीं आ रहा है, सॉल्व करके 1 नहीं आ रहा है, तो 1 नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। अब बचा है फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट को जरा डायरेक्ट बताना। 0.5 पैरेलल में, तो पैरेलल में सॉल्व करके हाफ हो जाता है अगर वैल्यू सेम होती है। पैरेलल में अगर वैल्यू सेम है दोनों की तो पैरेलल में क्या हो जाता है हाफ, तो 0.5 का भी हाफ हो जाएगा जो कि कितना होगा 0.25। तो ये भी नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर 1 सिर्फ फर्स्ट केस में आया और सेकंड केस में आया, तो फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो रहा है सभी को ये? अब देखो इस तरह का न्यूमेरिकल जो है ये एमसीक्यू की फॉर्म में कैसे पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया। आपसे वो अलग अलग सर्किट्स लेकर सॉल्व करा सकता है, ठीक है, या वैल्यूज लेकर पूछ सकता है, बताओ कब इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस ये होगा, कैसे इसको मैक्सिमम लेकर आए, कैसे इसको मिनिमम लेकर आए, इस तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो जो हमने चैप्टर के बीच में मिस कर दिया था। डिफरेंशिएट बिटवीन series combination and parallel combination. Differentiate between series combination and parallel combination. Differentiate between series combination and parallel combination. और करके लिखो, और कैसे आता है क्वेश्चन? What are the advantages of parallel combination? What are the advantages of parallel combination over series combination? What are the advantages of parallel combination over series combination? तो या तो ये डिफरेंशिएट के तौर पे आएगा कि पैरेलल और सीरीज में डिफरेंस लिखो, या फिर पूछेंगे पैरेलल के क्या फ़ायदे होते हैं एज कम्पेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने सबने पढ़ा है
हमने इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी लिए हैं, एनसीईआरटी के तो सारे कर लिए हैं, एक्स्ट्रा भी चल रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास अभी मैं 1 मिनट तक मैं दे रहा हूँ, कोई से भी 4 डिफरेंस लिखो सोच के। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 पर आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच के डिफरेंसेस लिखने को मैंने आपसे बोला था। सबसे पहला डिफरेंस तो इसमें ये होता है कि जो मैंने अभी भी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, कि सीरीज में कौन सेम रहता है और कौन चेंज रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस। पीडी मतलब does not remain same। वहीं अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट चेंज हो जाता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता। ये वाला पॉइंट किस किस में लिखा है आपने अपनी नोट में? सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है या कम? ज्यादा, हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है। पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो कम आता है, मिनिमम आता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज हाईएस्ट या मैक्सिमम in case of series combination, whereas in parallel combination when we connect them in parallel then equivalent resistance is very less, it is minimum। ये वाला पॉइंट किस किसने लिखा है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये हमें बेनिफिट भी बता रहा है पैरेलल में जोड़ने का। पैरेलल में जोड़ेंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, सीरीज में जोड़ेंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर किस में जोड़ते हैं? पैरेलल में जोड़ पाते हैं, क्योंकि पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस मतलब रुकावट कम हो जाती है एज कम्पेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके अलावा बताओ किसी ने कौन 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 बताएगा क्या क्या पॉइंट लिखे बताओ। गुड। इसमें सिंगल पाथ स्ट्रेट पाथ में फ्लो करता है करंट, इसमें करंट के लिए अलग अलग पाथ आ जाते हैं, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। और बताओ इसके अलावा डिफरेंस? फॉर्मूला RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया इसमें, और इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/। अब मुझे बताओ सीरीज में अगर एक भी डिवाइस खराब हो गया तो आगे वाले पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर किसी वजह से इस डिवाइस की वायर खराब हो जाए, टूट जाए या कुछ भी हो जाए, तो आगे वाले पे करंट नहीं जाएगा, तो आगे वाला डिवाइस भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा ना। और यही केस अगर पहले वाले पे हो जाए तो आगे वाले भी दोनों खराब हो जाएंगे। होगा या नहीं होगा ऐसा? तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन अगर एक भी डिवाइस खराब हो जाता है तो आगे के सारे डिवाइस काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि वायर तो यहीं ब्रेक हो गई, करंट आगे कैसे जाएगा? करंट आगे नहीं जाएगा तो आगे की डिवाइसेस काम नहीं करेंगे। किस किस को समझ आ रही है बात? पहले जो लाइटिंग्स आती थी ना दिवाली पे लगाने के लिए, चाइना की जो लड़ी जिसको आप बोलते थे, तो चाइना की लड़ी में क्या प्रॉब्लम थी? बहुत सस्ती तो आती थी वो, लेकिन प्रॉब्लम ये थी एक बल्ब भी उसका ख़राब हो गया तो पूरी लड़ी ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो किसमें कनेक्टेड थी?
सीरीज में कनेक्टेड थी। तो अब सीरीज में कनेक्टेड होने की वजह से एक बल्ब खराब हो गया तो आगे का सारा कनेक्शन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो सीरीज में अगर एक डिवाइस खराब हो जाता है तो आगे के सारे डिवाइसेस खराब हो जाते हैं। अब देखो पैरेलल में, बोर्ड पर ध्यान देना जरा सभी बच्चे। ओवरऑल करंट मान लो I फ्लो कर रहा था, इसके पास गया I1, इसके पास I2, इसके पास I3। अब R1 वाला जो रेजिस्टेंस है, R1 वाला जो डिवाइस है वो I1 की वजह से काम कर रहा है, R2 वाला जो डिवाइस है वो I2 की वजह से काम कर रहा है, और R3 वाला जो डिवाइस है वो I3 की वजह से काम कर रहा है। अगर किसी वजह से R1 को कोई नुकसान पहुंचता है तो सिर्फ R1 ही तो काम नहीं करेगा, R2 अब भी काम करता रहेगा, R3 अब भी काम करता रहेगा, क्योंकि R2 में अलग करंट जा रहा है, R3 में अलग करंट जा रहा है, R1 में अलग करंट जा रहा था। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक डिवाइस खराब भी हो गया तो उससे बाकी डिवाइसेस पर कोई भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि सब में अलग अलग करंट जा रहा है। समझना इस चीज़ को ध्यान से। करंट फ्लो करता है, सीधा 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 फ्लो करता है। यहाँ पर अगर कहीं पर ब्रेक लग गया तो आगे किसी डिवाइस में करंट नहीं जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा जाना था करंट को। यहाँ पर तीनों में अलग अलग करंट आ रहा है, तो अगर किसी डिवाइस पर यहाँ पर गलती से कुछ खराबी आ भी गई तो सिर्फ वही डिवाइस खराब होगा, बाकी दोनों डिवाइसेस सही से काम करते रहेंगे, क्योंकि दोनों डिवाइसेस में अलग अलग करंट आ रहा है। उसमें I1 जा रहा था, इसमें I2, इसमें I3। तो सिर्फ I1 का वेस्टेज होगा, वो वाला डिवाइस काम नहीं करेगा, बाकी दोनों डिवाइसेस क्या करते रहेंगे, सही से काम करते रहेंगे। ये किसको समझ आ रहा पॉइंट? तो लिखो फोर्थ पॉइंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। फोर्थ पॉइंट लिख लो जल्दी से। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ वन डिवाइस स्टॉप्स वर्किंग, in series combination if one device stops working then all other devices will also not work, अगर एक डिवाइस काम करना बंद कर दे then other devices will also not work, तो बाकी डिवाइसेस भी काम नहीं करेंगे। क्या पैरेलल में ऐसा कुछ है? तो लिखो पैरेलल वाले में फोर्थ पॉइंट डालकर, in parallel combination if one device stops working then there will be no effect on working of other devices, ठीक है? दूसरे डिवाइसेस की वर्किंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? इसके अलावा बताओ किसी और ने कोई और पॉइंट लिखा हो? यस उत्तर। गुड, वेरी गुड। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो एंड पॉइंट होता है, दूसरे वाले का वो क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। इसका जो एंड पॉइंट होगा तीसरे वाले का वो क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट। पैरेलल में सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है और सबका एंड पॉइंट भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी जो बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखवाई थी मैंने, तो ये पॉइंट भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा और कोई पॉइंट आपके घर में बताओ। अच्छा, आपके घर में पैरेलल होगा या सीरीज होगा? कौन कौन कह रहा है पैरेलल? सीरीज में हुआ तो क्या दिक्कत है? एक डिवाइस खराब होगा तो सारे डिवाइस खराब हो जाएंगे, घर में कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगा, इसलिए सीरीज में नहीं होता, पैरेलल में होता है। और कोई फायदा सोचो जल्दी से। वो तो हो गया रेजिस्टेंस वाला। स्विच बोर्ड्स, स्विच सबको अलग अलग स्विच मिला हुआ है, अलग अलग डिवाइस को। सीरीज में मैं ऐसा नहीं कर सकता। सीरीज में मुझे एक ही स्विच लगाना पड़ेगा सबके लिए, है ना। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसको बंद कर दिया तो बाकी दो चलते रहे। ध्यान से समझना, बोर्ड पर देख कर सभी बच्चे। अगर मैंने R1 को बंद कर दिया स्विच बंद करके, तो R2 R3 में भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि करंट तो इसके थ्रू ही जाने वाला था ना। अगर आपने R1 का स्विच बंद कर दिया, मान लो आपने 3 कोई अलग अलग स्विच लगा भी दिया, इस पर अलग, इस पर अलग, इस पर अलग, ठीक है। लेट सपोज आपने एक स्विच यहाँ लगाया, एक स्विच यहाँ लगाया, एक स्विच यहाँ लगाया। अभी तीनों क्लोज्ड है, सर्किट कंप्लीट है, तो करंट फ्लो कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसका स्विच ओपन कर दो तो अब करंट R1 में नहीं जाएगा। R1 में नहीं जा रहा है तो क्या R2 में जाएगा या R3 में जाएगा? तो आप सबको सेपरेट स्विच नहीं दे सकते सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप सबको सेपरेट स्विच दे सकते हो।
अगर आपने यहाँ पर एक स्विच लगाया, यहाँ पर एक स्विच लगाया, यहाँ पर एक स्विच लगाया, तीनों में अलग अलग करंट आ रहा है, तो अगर मैंने इसका स्विच क्लोज कर दिया तो R1 काम करना शुरू कर देगा, इसका स्विच क्लोज करूंगा तो R2 भी काम करना शुरू कर देगा, इसका स्विच क्लोज करूंगा तो R3 काम करना शुरू कर देगा। अगर मैं किसी का स्विच हटा भी दूं, किसी का स्विच क्लोज कर दूं, तो सिर्फ कौन बंद होगा? सिर्फ कौन बंद होगा? बाकी R2 और R3 अपना कंटिन्यूटी में वर्क करते रहेंगे। तो पैरेलल में आप सभी डिवाइसेस को अलग अलग स्विच दे सकते हो। आपके घर में हर एक डिवाइस का अलग अलग स्विच होता है, लाइट का, फैन का, सबका अलग अलग स्विच होता है ना, क्योंकि पता नहीं रोज एक्सपेरिमेंट कहाँ से होता है। चलो, पैरेलल में क्या होता है? स्विचेस सबके अलग अलग होते हैं, सीरीज में स्विच अलग अलग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो पैरेलल वाले का ये एक बेनिफिट हो गया, बात नहीं करनी आपस में, सब समझना। पैरेलल वाले का एक बेनिफिट ये भी हो गया कि सबका स्विच अलग अलग हो सकता है, सीरीज वाले में सबका स्विच अलग अलग नहीं होता। अपनी अपनी फोन की लाइट्स खोलो और लिखो जल्दी से ये पॉइंट, बिना बातचीत के लिखना, लिखो जल्दी से। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन different switches, in parallel combination different switches can be provided, in parallel combination different switches can be provided for different devices, in parallel combination different switches can be provided for different devices। series वाले में लिखो, in series combination, in series combination no different switches, no different switches can be divided, can be provided to different devices, no different switches can be provided to different devices। अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग स्विचेस नहीं प्रोवाइड किए जा सकते, तो ये पैरेलल का फायदा हो गया एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और कई बार हम घर में भी ऐसा करते हैं, डोमेस्टिक सर्किट में भी ऐसा करते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। कई बार हम डोमेस्टिक सर्किट में भी ऐसा करते हैं कि कुछ चीज़ें तो पैरेलल में जोड़ के रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सीरीज में जोड़ देते हैं। किसमें जोड़ देते हैं? सीरीज। कुछ चीज़ों को पैरेलल में जोड़ के रखते हैं, मैक्सिमम चीज़ें हमारी पैरेलल में रहती हैं, लेकिन कोई कोई चीज़ किस में रहती है? सीरीज में, ठीक है। जैसे अभी गीत के पास जो स्विच लगा हुआ है उस पर निशान लगा हुआ है, एक ब्लैक से कलर का निशान लगा हुआ है, दिख रहा है गीत? स्विच लगा हुआ है ना एक ऐसा। अब ये जो स्विच होगा, ये स्विच सीरीज में कनेक्टेड है बाहर के एक स्विच के साथ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से भी ऑपरेट कर सकता हूँ और बाहर से भी ऑपरेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से स्विच को मैं बंद कर दूँ, लाइट बंद हो जाएगी, तो मैं बाहर से भी इसको खोल सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों स्विच आपस में इस ट्यूबलाइट के साथ किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब हमें कोई 2 वे करना होता है किसी चीज़ को, तो हम उन दोनों को आपस में किस में जोड़ देते हैं? सीरीज में जोड़ देते हैं, ओके। कुछ ट्यूबलाइट्स भी इस हॉल में ऐसी हैं जो मैंने सीरीज में कनेक्ट करा रखी हैं। एक बटन अगर मैं दबाऊंगा तो वो दोनों ट्यूबलाइट्स खुल जाएंगी। तो एक बटन दबाने से वो दोनों ट्यूबलाइट्स क्यों खुल रही हैं? क्योंकि वो किस में कनेक्टेड है? सीरीज। अगर मैं एक बटन बंद कर दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो किस में कनेक्टेड है? सीरीज। अगर उनके बीच में कोई दिक्कत आती है तो एक ट्यूब खराब होगी या दोनों काम करना बंद कर देंगी? दोनों काम करना बंद कर देंगी, क्योंकि वो किस में कनेक्टेड है? सीरीज। ये किस किस को समझ आ रही है सारी बातें? क्लियर है? सबको क्लियर हो गया?